हम प्लेटफॉर्म की आखिरी हद पर रेलवे यार्ड पर पहुंचे ही थे कि दाईं तरफ एक मालगाड़ी के नीचे से वही औरत नमूदार हुई जो प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ बेंच पर बैठ गई थी और बाद में जाते वक्त उसने अजीब सी निगाहों से हमारी तरफ देखा था। उसने हमारी तरफ आते हुए मुझे आवाज दी, श्रीमान जी, उस तरफ जाना खतरे से खाली नहीं, इधर को आ जाओ। मैं चौंक गया। उसने कैसे समझ लिया कि हम किसी खतरे से भागने की कोशिश कर रहे हैं और वो यहाँ तक हमारे पीछे कैसे आ गई थी। मैं रुककर इधर उधर देखने लगा, जैसे ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ हमारे अलावा कोई और भी है, और उस औरत ने उसी को पुकारा था। उसने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा, मैंने आपको ही आवाज दी है श्रीमान जी और श्रीमती जी, इधर को आ जाओ। मैंने रत्ना की तरफ देखा, उसकी आंखों में भी उलझन थी। एक लम्हे को मेरे जहन में ये ख्याल भी आया था कि वो बेला की साथी तो नहीं, लेकिन इस ख्याल को जहन से झटक दिया। अगर वो बेला की साथी होती और उसने हम में से किसी को पहचान लिया था तो हमें प्लेटफॉर्म पर बेंच से उठने का मौका न मिलता। हम दोनों उसके करीब आ गए। उसने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा, मेरा नाम सीता है, मुझे अपना हमदर्द समझो। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। बोली, मैंने जब तुम दोनों को प्लेटफॉर्म पर देखा था तो उस वक्त समझ गई थी कि कोई गड़बड़ है, और न जाने मुझे ये विश्वास क्यों था कि तुम लोग उस ट्रेन से रह जाओगे, और मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। ट्रेन जाने के बाद मैंने तुम दोनों को दूसरी पटड़ी पर मालगाड़ी के नीचे से गुजरते हुए देखा तो मैं समझ गई कि तुम लोगों को इस वक्त किसी मदद की जरूरत है, इसलिए मैं भी उस प्लेटफॉर्म से उतरकर इस मालगाड़ी के पीछे चलती रही। अब वो ट्रेन भी रुक गई है, किसी ने जंजीर खींच दी है, कोई गड़बड़ हुई है उसका तो पता बाद में चल जाएगा। फिलहाल तुम लोगों को ऐसी जगह की जरूरत है जहां महफूज रह सकूं, इसलिए मेरे साथ आओ। मैंने और रत्ना ने एक बार फिर एक दूसरे की तरफ देखा और खामोशी से उसके साथ चल पड़े। हम मालगाड़ियों के नीचे से गुजरते हुए वहां से किसी कदर दूर रेलवे यार्ड से बाहर आ गए। यहाँ रेलवे लाइन और सड़क के दरमियान की जगह पर 20-25 झोंपड़े बने हुए थे। ये खानाबदोश थे जो हर जगह को अपनी मिल्कियत समझकर झोंपड़े डाल लेते थे। हम लोग झोंपड़ों से निकलकर सड़क के किनारे पर आ गए। दाईं तरफ रेलवे स्टेशन था और बाईं तरफ काफी आगे चौराहा था। सीता ने कहा, तुम लोग यहाँ रुको, मैं गाड़ी लेकर आती हूँ। हम एक झोंपड़े की आड़ में खड़े हो गए। झोंपड़ों के दरमियान खुली जगह और एक गुंजान शाखों वाला दरख्त था, जिसके साए में बैठी हुई भेल औरत मशकूक सी नजरों से हमारी तरफ देख रही थी। रत्ना ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मुझे तो ये औरत कुछ मुश्तबा सी लगती है, ऐसा ना हो कि किसी मुसीबत में फंस जाएं, बेहतर होगा कि यहाँ से किसी तरफ भाग चलो। मैंने कहा, मुश्तबा तो मुझे भी लगती है, लेकिन इतना जरूर है कि इसका ताल्लुक बेला से नहीं हो सकता। अगर ट्रेन बेला की वजह से रुकी है तो समझो कि इस इलाके में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हम अगर यहाँ से भाग भी लें तो ज्यादा दूर नहीं जा सकेंगे। हमें किसी महफूज जगह की जरूरत है और ऐसी जगह हमें ये सीता ही फराहम कर सकती है। ये कौन है और इसे यकायक हमसे हमदर्दी क्यों हो गई है, इसका भी पता चल जाएगा। अगर इसने हमारे साथ कोई धोखा करने की कोशिश की तो ये जिंदा नहीं बच सकेगी। हम उन झोंपड़ों के पास तकरीबन 10 मिनट तक खड़े रहे। इस दौरान रत्ना ने एक भेल औरत से पानी लेकर भी पिया। वो औरत अपने आप को अछूत समझते हुए पानी देने में कुछ पसोपेश कर रही थी, मगर जब रत्ना ने कहा कि वो किसी जात को अछूत नहीं समझती तो उस औरत ने एल्यूमिनियम के कटोरे में मटके से पानी भर कर दे दिया। उसी कटोरे में से चंद घूंट मैंने भी पिए। जिस जगह हम खड़े थे वहां धूप थी, पसीने से मेरी कमीज जिस्म से चिपक गई थी। उन भेल औरतों ने हमें कहा भी था कि हम दरख्त के साए में खड़े हो जाएं, मगर हमने उसी जगह पर खड़े रहने को तरजीह दी जहां सीता हमें छोड़कर गई थी। सड़क पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी थी। 10 मिनट के बाद सिल्वर कलर की एक मर्सिडीज झोंपड़ों के सामने आकर रुकी तो मैंने और रत्ना ने मानी खेज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा। मर्सिडीज के स्टीयरिंग के साथ हम दोनों ने सीता को बैठे हुए देख लिया था। कार में उसके अलावा और कोई नहीं था। कार एयर कंडीशन थी क्योंकि उसके तमाम शीशे चढ़े हुए थे। आगे वाली खिड़की का शीशा आधा नीचे सरक गया और सीता ने हमारी तरफ देखते हुए आवाज दी, आ जाओ श्रीमान जी। मैं और रत्ना कार की तरफ बढ़ गए। पिछला दरवाजा खोलकर पहले मैं अंदर दाखिल हुआ और फिर रत्ना बैठ गई और दरवाजा बंद कर दिया। कार में बैठते ही यूं लगा था जैसे हम जहन्नम से निकलकर जन्नत में आ गए हों। कार का एयर कंडीशनर फुल स्पीड पर चल रहा था। सीता ने कार को आगे बढ़ाते हुए कहा, बड़ी गड़बड़ हो गई है श्रीमान जी। मैं ट्रेन रुकने की वजह मालूम करने के लिए रुक गई थी, इसलिए देर हो गई। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर वापस आ गई है और शायद अब उसकी रवानगी में 2-4 घंटों की ताखीर हो जाए। ट्रेन को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है और किसी मुसाफिर को नीचे उतरने की इजाजत नहीं। मैंने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ? ट्रेन में डाकू घुस गए थे? सीता ने सामने लगे हुए आईने का जाविया दुरुस्त करते हुए कहा, मामला उससे भी ज्यादा खतरनाक लगता है। ट्रेन की 9 नंबर की बोगी के टॉयलेट से एक औरत बेहोश पड़ी हुई मिली है। उसे शायद गला घोंट कर हलाक करने की कोशिश की गई थी, मगर वो जो कोई भी था अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। मैंने दिल में सोचा, काश मैंने बेला का गला घोंट कर मार ही दिया होता। फिर मैंने सीता की बात पर गौर किया।
उसने बात करते हुए 9 नंबर बोगी पर खासा जोर दिया था। उससे मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश न आई कि उसने हमें उस बोगी में सवार होते हुए देख लिया था। मैंने कहा, वो कौन था, पकड़ा गया? और उसकी जवाब का इंतजार किए बगैर बोला, वो औरत कौन है? क्या वो आदमी उसे लूटना चाहता था या ज्यादती करना चाहता था? आजकल ट्रेनों में औरतों के साथ ऐसी बहुत सी वारदातें हो रही हैं। सीता ने सामने लगे हुए आईने में मेरे चेहरे को देखते हुए कहा, तुमने एकदम से कई सवाल कर डाले। उस औरत के साथ ही भी स्टेशन पर मौजूद हैं। वो मकामी पुलिस को बता चुके हैं कि बेला नाम की वो औरत सरकार में एक बहुत बड़े ओहदे पर है। इतने बड़े ओहदे पर कि अगर वो चाहे तो चीफ मिनिस्टर भी उसके पैर चाटने पर मजबूर हो सकता है। वो अभी तक होश में नहीं आई थी। मैं ज्यादा देर वहां नहीं रुकी क्योंकि मैं जानती थी कि उसके होश में आने के बाद एक तूफान खड़ा होगा और फिर तुम लोगों के लिए यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैंने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए कहा, क्यों, हमें क्यों मुश्किल पेश आएगी? बेला नाम की उस औरत से हमारा क्या ताल्लुक? वो बोली, तुम्हारा बेला नाम की उस औरत से कोई ताल्लुक न भी हो, लेकिन बहुत से लोग बता सकते हैं कि तुम लोग भी 9 नंबर की बोगी में सवार हुए थे। हो सकता है मेरी तरह किसी और ने भी तुम्हें दूसरी तरफ ट्रेन से उतरते हुए देख लिया हो। उस बोगी के मुसाफिर तो ये बता ही सकते हैं कि तुम लोग ट्रेन चलने के बाद उस बोगी से उतर गए थे। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। सीता बहुत गहरी और ज़हीन औरत थी। उसकी जहानत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता था कि उसने हमें प्लेटफॉर्म पर ही ताड़ लिया था कि हम किसी परेशानी में मुब्तला हैं, और वो शायद मेरे पास बेंच पर बैठी भी इसीलिए थी कि बातों का सिलसिला शुरू करती और हमारे बारे में कुछ जानने की कोशिश करती। लेकिन उसी वक्त ट्रेन आ गई और हम बेंच से उठ गए, मगर उसने हमें निगाहों से ओझल नहीं होने दिया। उसने प्लेटफॉर्म पर हमारी निगरानी क्यों शुरू की थी और हमारी मदद को रेलवे यार्ड में क्यों पहुंच गई थी, इसका पता तो बाद में चलता, लेकिन मुझे कुछ हल्का सा अंदाजा था। मेरा ख्याल था कि वो रत्ना के चक्कर में थी। रत्ना कमबख्त थी ही ऐसी कि खामखा उसको देखते रहने को दिल चाहता था। मुझे सीता पर शुबा था कि वो शिकारी औरत थी, ऊंचा शिकार खेलती थी। उसकी बातों से अंदाजा तो हो ही गया था कि वो बहुत ज़हीन औरत थी और उकाब जैसी निगाहें रखती थी। हो सकता है वो ये समझी हो कि मैं रत्ना को भगा कर ले जा रहा हूँ। हमारे पास सामान के नाम पर कपड़े का एक थैला था और उस थैले ही ने हमें उसकी नजरों में मशकूक बना दिया होगा। अगर हमारे पास सूटकेस होता तो शायद उसे हम पर शुबा न होता। बहरहाल मैं मोहतात हो गया। वो 10 मिनट में ट्रेन रुकने की वजह और उसके हवाले से इतनी सारी मालूमात हासिल कर आई थी। इस मौजू पर मजीद गुफ्तगू होती तो बात आगे बढ़ सकती थी और हमारे बारे में वो कुछ और नतीजा अखज कर सकती थी। कार शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती हुई सर्किट हाउस के करीब से गुजरकर एक और कुशादा सड़क पर मुड़ गई और फिर मजीद 2-3 सड़कों पर घूमने के बाद एक ऐसी सड़क पर आ गई जिसके दोनों तरफ बड़े बड़े बंगले थे। सड़क काफी कुशादा थी। फुटपाथ की बजाय तकरीबन 15 फुट चौड़ा ग्रीन बेल्ट था, जहां मुनासिब फासलों पर कद आवर दरख्त भी लगे हुए थे। ग्रीन बेल्ट के साथ सर्विस रोड और फिर बंगले थे। बंगलों और सर्विस रोड के दरमियान भी खूबसूरत लॉन बने हुए थे। हर बंगले का लॉन अलग था। सीता ने कार की रफ्तार कम कर दी और फिर एक मोड़ काट कर एक बंगले के गेट के सामने रोक ली। पहली मर्तबा हॉर्न बजाने के बाद सिर्फ 2 मिनट के बाद गेट खुल गया और सीता कार को अंदर लेती चली गई। गेट खोलने वाले आदमी को देखकर मैं चौंके बगैर न रह सका। उसका कद 6.5 फुट से भी निकलता हुआ था। सर पर गहरे सुर्ख रंग की बल देकर बांधी हुई बड़ी सी पगड़ी, बल खाती हुई मूछें जो ज्यादा बड़ी नहीं थी। दाढ़ी गालिबन 2-3 रोज से नहीं बनाई थी। उसने ब्राउन कलर की पैंट शर्ट पहन रखी थी। ये गालिबन उसका यूनिफॉर्म था। कमर पर लगे हुए चौड़े बेल्ट के होल्स्टर में पिस्तौल का दस्ता भी झांक रहा था। वो बंगले का गार्ड था। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि एक नई मुसीबत का आगाज होने वाला है। मैंने रत्ना की तरफ देखा। उसकी आंखों में भी तशवीश नुमाया थी। जब हम भेल खाना बदोशों के झोंपड़े में खड़े थे तो रत्ना ने वहां से भाग जाने को कहा था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी थी और अब मैं सोच रहा था कि अगर रत्ना की बात मान लेता तो अच्छा ही होता। शायद हमें कोई महफूज जगह मिल जाती, मगर अब तो जो होना था वो हो ही चुका था। अगर ये कोई जाल था तो हमें यहाँ से निकलना था। कार कुशादा पोर्च में रुक गई। सीता ने इंजन बंद कर दिया और दरवाजा खोलकर नीचे उतर गई। मैं और रत्ना नीचे आ गए। रत्ना ने थैला बगल में दबा रखा था। मैं इधर उधर देखने लगा। बहुत कुशादा कंपाउंड था। कुछ हिस्से पर सफेद मार्बल के बड़े बड़े टुकड़े लगे हुए थे, जबकि लॉन का बाकी हिस्सा लश ग्रीन था। खूबसूरत क्यारियां बनी हुई थीं जिनमें फूलों के पौधे लगे हुए थे। ज्यादा पौधे गुलाब के थे। 4 दीवारी के साथ साथ भी मोर पंख के पौधे लगे हुए थे, लेकिन कोई भी पौधा दीवार से ज्यादा ऊंचा नहीं था। सीता ने हमारी तरफ देखते हुए कहा, ये मेरा गरीब खाना है। यहाँ तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी और न ही तुम्हें कोई खतरा होगा। मैंने सीता को घूरते हुए कहा, तुम बार बार खतरे का जिक्र क्यों कर रही हो? हम कोई जुर्म करके भागे हैं जो किसी किस्म का डर खौफ हो और हम किसी से छुपते फिरें?
बस एक छोटी सी गलती हो गई है, लेकिन वो तो घरेलू मामला है। सीता बोली, मैं उस गलती को समझ रही हूँ, इसलिए तो तुम लोगों की मदद कर रही हूँ। लेकिन तुम लोग घबराओ नहीं, तमाम मसले हल हो जाएंगे। आओ अंदर तो चलो। उस वक्त बरामदे वाला दरवाजा खुला और गेट पर मौजूद गार्ड की तरह एक और लंबा तड़ंगा आदमी बाहर निकला। उसके सर पर भी गहरे सुर्ख रंग की पगड़ी और ब्राउन कलर की यूनिफॉर्म थी। ये भी मुलाजिम ही था, मगर उसके बेल्ट में कोई पिस्तौल वगैरह नहीं था। बरामदा भी बहुत वसी व अरीज था। यहाँ भी फर्श पर सफेद मार्बल के बड़े बड़े टुकड़े लगे हुए थे। दीवारों पर भी मार्बल ही नजर आ रहा था। राजस्थान में मार्बल और संगमरमर की पहाड़ियां नहीं बल्कि पहाड़ थे, इसलिए घरों की तामीर में मार्बल और संगमरमर का इस्तेमाल कसरत से किया गया था। दरवाजे से बरामद होने वाले लंबे तड़ंगे मुलाजिम ने दरवाजा खोल दिया और हम अंदर दाखिल हो गए। बहुत वसी व अरीज हॉल था। फर्श पर दबीज कालीन और बहुत शानदार कीमती फर्नीचर आरास्ता था। दीवारों पर तस्वीर आवेजा थी जो सीता के ज़ौक़ का सबूत फराहम कर रही थी। इस वसी और इस बंगले और इसकी आराइश को देखकर उसकी माली हैसियत का भी अंदाजा लगाया जा सकता था। एक औरत दाएं तरफ की राहदारी से निकलकर हॉल में आ गई। उसकी उम्र 30 के लगभग रही होगी। दरमियाना कद, चेहरे के नकूश वाजबी से थे। सीता ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, शारदा, ये हमारे मेहमान हैं। इनकी खिदमत खातिर में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। मैं कोई शिकायत न सुनूं। इनका सामान ले जाकर कमरे में रख दो और चाय वगैरह का बंदोबस्त कर दो। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि शारदा भी मुलाजिमा थी। सीता का हुक्म सुनकर उसने इधर उधर देखा। उसका ख्याल था कि हमारे सामान में सूटकेस या कुछ और चीजें होंगी, मगर जब उसे ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई तो वो रत्ना के थैले की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, लाइए मैडम, ये बैग मुझे दे दीजिए। रत्ना ने कहा, नहीं नहीं, ये मेरे पास ही ठीक है। सीता के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, शारदा, मैडम को इनका कमरा दिखा दो। शारदा ने रत्ना की तरफ देखा, बोली, आइए मैडम। रत्ना ने मेरी तरफ देखा, मैंने उसे इशारा कर दिया। वो खामोशी से शारदा के साथ राहदारी में चली गई। उनके जाने के बाद सीता ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बैठो। मैं एक सोफे पर बैठ गया। सीता भी मेरे सामने बैठ गई थी। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, लौंडिया तो बहुत जोरदार है। उम्र अगरचे 35 से कुछ ऊपर ही लगती है, मगर लाखों में एक है। जवान छोकरियों को भी मात देती है। कहाँ से उड़ा लाए हो? मैं उछल पड़ा। कहा, जी। सीता के बारे में जो मैंने सोचा था वो दुरुस्त साबित हुआ था। वो यही समझी थी कि मैं रत्ना को कहीं से भगा कर लाया हूँ। वो वाकई बड़ी घाक किस्म की औरत थी। उसकी जबान और लबो लहजे से भी मैंने फौरन ही अंदाजा लगा लिया कि वो किस कैरेक्टर की मालिक होगी। मैंने कहा, रचना मेरी पत्नी है, मैं उसे कहीं से भगा कर नहीं लाया। मैंने जानबूझकर रत्ना का नाम गलत लिया। उसने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ मिस्टर। उसका लहजा बिल्कुल बदल गया। मैं तुम दोनों को देखते ही समझ गई थी कि भागे हुए हूँ। अगर वो तुम्हारी पत्नी है तो कहीं जाने के लिए इस तरह डरने की क्या जरूरत थी? और तुम्हारे पास कोई सूटकेस भी नहीं है। वो थैला भी इस बात की निशानदेही करता है कि मैंने उसकी बात काट दी। कहा, मैं उसे कहीं से भगा कर नहीं लाया सीता देवी। वो बोली, मेरा अंदाजा है कि स्टेशन पर तुम्हें रचना का कोई रिश्तेदार नजर आ गया होगा, जिससे तुम लोग बदहवास हो गए, और शायद वो शख्स ट्रेन में भी सवार हो गया था। इस वजह से तुम लोग ट्रेन से उतर गए। मैं शुरू से तुम लोगों पर निगाह रखे हुए थी। मैंने तुम लोगों को देखते ही जो अंदाजा कायम किया था वो दुरुस्त निकला। मैंने किसी कदर कड़े लहजे में कहा, तुम गलत समझ रही हो सीता देवी। वैसे ये अच्छा ही था कि उसने हमारे बारे में ये राय कायम की थी, और ये भी गनीमत था कि उसने बेला वाले वाक़े से हमारा कोई ताल्लुक नहीं जोड़ा था। वैसे रास्ते में उसने ट्रेन की बोगी नंबर 9 का जो हवाला दिया था वो शायद हमें डराने के लिए था। वो मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, देखो मिस्टर, मैं कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ। मैंने दुनिया देखी है। एक नजर किसी के चेहरे पर डाल लूं तो उसके अंदर तक झांक लेती हूँ। तुम लोगों के बारे में मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, मैं प्रेम कहानियों पर विश्वास नहीं रखती, इसलिए ये मत कहना कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हो इसलिए भाग निकले। ये प्रेम व्रेम सब ढकोसले हैं। आजकल जो भी कुछ होता है दौलत और औरत के लिए होता है। तुम भी शायद नहीं बल्कि यकीनन उसके हुस्न से मुतासिर हो। तुम भी खूबरू और जवान हो। वो आसानी से तुम्हारे जाल में फंस गई होगी और तुम उसे भगा लाए। इस थैले में यकीनन नकदी और जेवरात होंगे जो वो घर से चुरा कर लाई है। वो कुछ देर के लिए खामोश हुई, फिर बोली, अब होगा ये कि तुम उसे मुस्तकिल अपने गले का हार बनाकर नहीं रख सकते। तुम्हें हर वक्त पकड़े जाने का खौफ होगा। ऐसे केसेस में होता यह है कि कोई लड़का जब किसी लड़की को भगा कर लाता है तो लड़की घर से नकदी और जेवरात भी चुरा कर ले आती है। दोनों कुछ रोज ऐश करते हैं और जब लड़की की लाई हुई दौलत खत्म हो जाती है तो लड़का उस लड़की को बोझ समझने लगता है और उससे जान छुड़ाने के लिए उसे किसी अजनबी शहर में अजनबी लोगों के बीच बेसहारा छोड़कर भाग जाता है।
वो खुद तो गायब हो जाता है, लेकिन लड़की पुलिस या गुंडों के हाथ लग जाती है। और मैं यकीन से कह रही हूँ कि तुम भी रचना के साथ यही कुछ करोगे। इसलिए वो एक बार फिर खामोश हो गई। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज थी। खामोशी का ये वक्फा ज्यादा तवील साबित ना हुआ। वो फिर बोली, मैं तुम्हें भलाई के साथ एक मशवरा देना चाहती हूँ। ये औरत तुम्हारे लिए अजाब बनी रहेगी। अगर पुलिस के हाथ लग गए तो अगवा के केस में 4-6 साल के लिए अंदर जाओगे। जब बात पुलिस और अदालत तक पहुंचेगी तो ये औरत भी तुम्हारा साथ नहीं देगी। इसलिए तुम्हारी भलाई के लिए मेरा मशवरा ये है कि अभी इस औरत से पीछा छुड़ा लो। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। घर से भागने वाली लड़कियों के बारे में सीता का तज्जिया बिल्कुल दुरुस्त था। खुद रत्ना इस तजुर्बे से गुजर चुकी थी, बल्कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। वो अगरचे घर से भागी नहीं थी, अपने बॉस के साथ आई थी। उसका बॉस चंद रोज ऐश करके उसे होटल में छोड़कर भाग गया था और वो बाद में होटल का किराया चुकाती रही थी। सीता बोली, तुम लोग चंद रोज यहाँ मेरे पास रहो, ऐश करो, अपने मन की आशाएं पूरी कर लो और फिर रचना को यहाँ छोड़कर खामोशी से चले जाओ। वो थैला भी अपने साथ ले जा सकते हो। उसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 40,000 का माल। मुझे उसकी जरूरत नहीं, बल्कि 10-20 हजार मैं तुम्हें दे दूंगी। मैं जानती हूँ रचना से तुम्हारा दिल जल्द ही भर जाएगा। तुम उसे कहीं न कहीं छोड़कर भाग जाओगे और वो गुंडों के हाथ लग जाएगी। यहाँ मेरे पास रहेगी तो जिंदगी भर ऐश करेगी। उसे रानी बनाकर रखूंगी। अब असल हकीकत सामने आ गई थी। कोई बात ढकी छुपी नहीं रही थी। उसने शुरू ही से रत्ना को ताड़ा हुआ था और हमारे चेहरों से ये भी अंदाजा लगा लिया था कि हम कुछ परेशान हैं। उसने अपने तौर पर यह नतीजा अखज़ किया था कि मैं उसे भगा कर लाया हूँ। उसने हमारी हमदर्द बनकर हमें फंसा लिया और घर में आते ही लगी लिपटी रखे बगैर उसने मेरे सामने अपना मकसद बयान कर दिया। मैं समझ गया कि वो ऊंचे दर्जे की तवाइफ थी। इस इलाके में दौलतमंदों की कमी नहीं थी और सीता उन दौलतमंदों को औरतें सप्लाई करती थी। ये आलीशान बंगला, कीमती साजो सामान और मर्सिडीज जैसी नए मॉडल की कार, ये सब कुछ उसे ऐसे ही नहीं मिल गया था। वैसे मैं उसकी निगाह इंतखाब की दाद दिए बगैर न रह सका। रत्ना वाकई ऐसी थी कि उसे रानी बनाया जाए। यहाँ आने के फौरन बाद मैंने एक बात नोट की थी कि हम जबरदस्ती यहाँ से नहीं जा सकते थे। उसने 2 मुस्टंडे पाल रखे थे, उनमें से एक मुसल्ला भी था। उन पर काबू पाना आसान नहीं था। सीता तवाइफ थी और इस किस्म की तवाइफें ऐसे गुंडे जरूर पालती हैं। उनसे न सिर्फ औरतें काबू में रहती हैं, बल्कि मुअज़्ज़ज़ और दौलतमंद गाहक भी दबाव में रहते हैं। रेलवे स्टेशन पर जो कुछ भी हुआ वो हमारे लिए निहायत संगीन था। केशुराम ने बेला की असलियत जाहिर कर दी थी। सिर्फ उसके कहने पर ट्रेन को रोककर घेरे में ले लिया गया था और बेला के होश में आने के बाद तो वहां खलबली मच गई होगी। माउंट अबू में खंडर के तहखाने में ये इंकशाफ भी मेरे लिए बड़ा सनसनीखेज साबित हुआ था कि नागराज तो महज एक मोहरा था और वो नागराज से ऊपर की शय थी। और अब केशुराम ने रेलवे स्टेशन पर भी ये इंकशाफ कर दिया था कि बेला बहुत बड़े सरकारी ओहदे पर है। और ये ओहदा क्या था अभी तक मेरी समझ में नहीं आ सका था, लेकिन ये अंदाजा था कि वो पूरे शहर को ब्लॉक कर देने की कुव्वत रखती है। लेकिन वो मुझे अपनी आंखों से देख चुकी थी। मैंने उसे बेहोश करके ट्रेन के गंदे टॉयलेट में डाल दिया था और जाहिर है अब वो हर हरबा बरुए कार लाएगी।